यस। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, पिछला पार्ट आपने देखा होगा प्रिज्म। प्रिज्म की जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी, जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी और अच्छी प्रकार से आपको समझ में आई होगी। मैंने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि अगले पार्ट में अपन क्या बात करने वाले हैं, तो आप सूचित होंगे कि अपन क्या बात करने वाले हैं। आज अपन चर्चा करेंगे प्रिज्म से संबंधित घटनाओं के बारे में। प्रिज्म से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है प्रिज्म से रिलेटेड, तो आप उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से ओपन करके आप देख सकते हो। साथ ही साथ आपके लिए हर पार्ट में मैं बताता हूं कि एक अच्छी मुहिम चला रहा हूं मैं। वीएस फिजिक्स पॉइंट नाम से व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है, जिसमें फिजिक्स का मटेरियल डाला जाता है। आप उससे जुड़ करके मुझे अपनी समस्याएं बता सकते हो और किसी भी वीडियो में, किसी भी पार्ट में, किसी भी डेरिवेशन में आपकी समस्या है, वह समस्या मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। तो बेटा, आज के पार्ट में अपन चलते हैं। प्रेजेंट माइंड के साथ बने रहिए, वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ। तो चर्चा कर रहा हूं मैं कि प्रिज्म से संबंधित घटनाएं। प्रिज्म से संबंधित घटनाएं बेटा लिखते भी रहिए आप। प्रिज्म से संबंधित घटनाएं, प्रिज्म से संबंधित घटनाएं। एक्सीडेंट ऑफ प्रिज्म, मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म जैसे अपवर्तन की घटनाएं आपने पढ़ी कि अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं होती है, उसी प्रकार से अपन प्रिज्म से जो घटनाएं घटित करते हैं, प्रिज्म पर जब प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश किस प्रकार से प्रभाव दर्शाता है, उसकी चर्चा अपन करेंगे प्रिज्म की घटनाओं में। तो प्रिज्म की मुख्यतः दो घटनाएं होती है। मुख्यतः प्रिज्म दो घटनाएं घटित करता है। मुख्यतः प्रिज्म से दो घटनाएं घटित होती है। दो घटनाएं घटित होती है। नंबर एक पढ़ोगे बेटा आप विचलन। क्या पढ़ोगे? विचलन, प्रिज्म से विचलन। और नंबर दो पढ़ोगे आप विक्षेपण। क्या पढ़ोगे? विक्षेपण। तो आपको पूछ लिया जाएगा प्रिज्म से कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, कितनी घटनाएं घटित होती है, तो आप क्या कहोगे? प्रिज्म से दो घटनाएं घटित होती है। और बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे कि दो कौन सी होती है? विचलन और विक्षेपण होती है। ठीक है, आज अपन चर्चा कर लेंगे आज की वीडियो में कंप्लीट पार्ट में प्रिज्म से विचलन। और प्रिज्म से विचलन के साथ साथ अपन बात करेंगे आपतन कोण, प्रिज्म कोण और अपवर्तन कोण में रिलेशन पढ़ेंगे, प्रिज्म कोण में रिलेशन पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ अपन प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक सूत्र ज्ञात करेंगे। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक सूत्र ज्ञात करके अपन आज के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहिए बेटा, और प्रत्येक पार्ट को आप नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में। अपन बात करते हैं प्रिज्म से विचलन। प्रिज्म से विचलन, देखिए बेटा, प्रिज्म से विचलन की घटना पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन प्रिज्म लेते हैं। क्या करते हैं? प्रिज्म लेते हैं। तो आपको भाषा लिखनी है, किस प्रकार से लिखनी है, आप मेरे शब्दों पे फोकस कीजिए बेटा। सर्वप्रथम यानी प्रिज्म से विचलन की घटना पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे? विचलन होता क्या है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो दिशा परिवर्तन होता है ना, वही विचलन होता है। क्या होता है? वही विचलन होता है। ठीक है ना? तो देखिए, आप विचलन की यदि परिभाषा दो ना, तो परिभाषा में आप लिख सकते हो कि आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के मध्य उत्पन्न जो विक्षेप है वही विचलन होता है। तो आप परिभाषा समझ जाओगे। पहले मैं डायग्राम के माध्यम से, आरेख के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि विचलन होता क्या, वास्तव में विचलन क्या है। तो अपन क्या लेते हैं? सर्वप्रथम एबीसी प्रिज्म लेते हैं। सर्वप्रथम एबीसी प्रिज्म लेते हैं। वैसे आपको पता है प्रिज्म क्या होती है? एबीसी प्रिज्म ले ली। अब इसके बेटा AB और BC दो क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। यानी AB और BC क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। और BC क्या है? आधार फलक है। क्या है? आधार फलक है। तो सबसे पहले AB पर प्रकाश की किरण आपतित करते हैं। ये लो प्रकाश की किरण आपतित कर दी मैंने। P से प्रारंभ हुई और Q पर जाकर AB पृष्ठ पर आपतित हो गई। ये कौन सी किरण है बेटा? आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। ठीक है। अब यहां पर आने के बाद में तो नहीं भाई, ये पारदर्शी माध्यम है तो ये यहीं से टकरा के वापस जाएगी। पारदर्शी समांगी माध्यम होता है प्रिज्म, तो ये अंदर प्रवेश करेगी। तो देखिए बेटा, इस प्रिज्म का अब जो अपवर्तनांक की बात करोगे ना, तो प्रिज्म दूसरा माध्यम है। कौन सा माध्यम है? माध्यम 2 मान लेना भाई। ये तो है माध्यम 2 आपका, माध्यम सेकंड। और ये फर्स्ट माध्यम में पड़ी है। माध्यम फर्स्ट में पड़ी है। माध्यम फर्स्ट जैसे एयर मान लेना, एयर में पड़ी है। और माध्यम सेकंड ये कांच की बनी होती है बेटा प्रिज्म। ठीक है ना?
अब यहां पर आने के बाद में अपन अभिलंब खींचते हैं, ये लो खींच दिया अभिलंब। अब देखिए बेटा, आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच में यहां जो कोण बनेगा आपतन कोण होगा, इसे I1 से डिनोट करेंगे। जैसे ये क्यू पर अपवर्तित होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, कांच की स्लेब याद कर लीजिएगा बेटा, अरे याद आ गई ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो क्या होगा, यहां से अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक गई ना। यहां जो कोण बनेगा उसे आप क्या कहोगे, R1। और अब इस किरण को आप क्या कहोगे, अपवर्तित किरण। क्या कहोगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, यहां पर आ गई ये R पर, क्यों से पहुंचकर R पर पहुंच गई। ठीक है, यहां पर पुनः अपन क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अभिलंब, या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच देते। ये लो अभिलंब खींच दी। अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश की किरण निकलेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी और बाहर निकल जाएगी। यह किरण कहलाएगी निर्गत किरण। क्या कहलाएगी बेटा, निर्गत किरण। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में यहां जो कोण बनेगा ना, यहां बता देना R पॉइंट, यहां पर जो कोण बनेगा उसे निर्गम कोण कहेंगे, E या I2 से इसे डिनोट करेंगे। यहां पर जो कोण बनेगा वह अपवर्तन कोण ही बोलोगे, R2 से डिनोट करो। ठीक है, अब देखिए बेटा, विचलन की बात अपन करें तो विचलन क्या होता है। ये तो जैसे आपतित किरण अपवर्तित नहीं होती तो ये ऐसे जाती ना, ऐसे आपतित किरण की दिशा ये होती। अब निर्गत किरण की दिशा यानी ये इधर से आनी चाहिए थी, ऐसे। तो आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के बीच में जो विचलन हुआ है, जो विक्षेप हुआ है, उसे अपन क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। ये क्या हो गया, विचलन हो गया। और आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण। और इसे डेल द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इस कोण के बारे में आप जानते हो, ये क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है बेटा। क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं भी आई है तो एक बार पुनः देख लीजिए, सामने देखिए बेटा। प्रिज्म से विचलन की क्रिया पड़ती है तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, प्रिज्म लेते हैं एबीसी। एबीसी प्रिज्म लेने के बाद में इसके अपवर्तक फलक AB पर प्रकाश की किरण PQ आपतित करते हैं, जो कि Q पर आ गई। उसके बाद में अभिलंब खींचते हैं अपन, और सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये किरण अपवर्तित किरण कहलाएगी, बिंदु R पर जाकर टकराएगी। यहाँ पर पुनः अपवर्तित होगी, बाहर निकल जाएगी अभिलंब से दूर हटती हुई, यह निर्गत किरण कहलाएगी। या अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, निर्गम कोण होगा। ठीक है, क्या होगा, निर्गम कोण होगा। ठीक है, यहां तक की बातें आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में विचलन क्या होता है, तो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाता है, शाबाश, क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। आपको विचलन कोण की परिभाषा देनी है तो विचलन कोण की परिभाषा कैसे दोगे, आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर तो आप दर्शा देना O, और यहां पर दर्शा दोगे O डैश। यहां नीचे तो O और ऊपर क्या दर्शा दोगे, O डैश। या आप ऐसे भी दर्शा सकते हो, भाई ऊपर O दर्शा दे दो, नीचे O डैश दर्शा देना, क्योंकि ये त्रिभुज अपने आगे काम आएगी। ठीक है ना, तो ये था अपना चित्र का नाम लिख देना, प्रिज्म से विचलन, प्रिज्म से विचलन हो गया ना, प्रिज्म से विचलन। अब देखिए बेटा, इस विचलन में थ्योरी आपको लिखनी है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया आपके शब्द समझ में आएंगे। पुनः शब्दों पे फोकस करना, वीडियो को रिवर्स करना, बार बार देखना, तो अपने आप भाषा लिख पाओगे। यहां पर आप इतना जरूर बता देना कि विचलन कोण क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं विचलन कोण। सबसे पहले विचलन की परिभाषा लिख लिया, विचलन क्या होता है, विचलन क्या होता है। तो देखिए, आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के बीच जो विक्षेप उत्पन्न हुआ है, वही विक्षेप क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। आपतित किरण, आपतित किरण व निर्गत किरण की दिशा के मध्य उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाता है, विचलन। उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। तो परिभाषा लिख लोगे ना, विचलन किसे कहते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के बीच उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। अब देखिए बेटा, परिभाषा आपको यह भी पूछ सकता है, विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण, विचलन कोण की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो आपको बताना होगा क्या। अब देखिए, बात आती है दिशा पर। आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण। तो ध्यान दें, आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा
आपतित किरण की दिशा व निर्गत किरण की दिशा के मध्य, आपतित किरण की दिशा व निर्गत किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के मध्य बनने वाला कोण, मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो ध्यान रहेगा, आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। नीचे दिस इंप्लाइज का चिन्ह लगा के बता देना। विचलन कोण को डेल से व्यक्त करते हैं, विचलन कोण को डेल से व्यक्त करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं मोटे मोटे शब्दों में, ठीक है ना भाई। विचलन कोण को इसे लिख सकते हो, विचलन कोण को डेल से व्यक्त किया जाता है, डेल से व्यक्त किया जाता है। तो विचलन कोण को किससे व्यक्त करोगे? डेल से व्यक्त करोगे। ये विचलन कोण है, इसको किससे व्यक्त कर रखा है? डेल से व्यक्त कर रखा है। अब देखिए बेटा, इसमें आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूं। जैसे आपतित किरण को किससे दर्शा रहे हो, अपवर्तित किरण को किससे दर्शा रहे हो, निर्गत किरण को किससे दर्शा रहे हो, ठीक है ना बेटा। सामने देखो, तो आपतित किरण है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, आप भी ध्यान दें। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण कौन सी है इनमें? पी क्यू आपतित किरण है ना, तो लिख दीजिएगा आपतित किरण कौन सी है? पी क्यू। उसके बाद में आपको यहाँ पूछे, इसमें पूछ लेगा अपवर्तित किरण कौन सी है बेटा, तो आपको ध्यान रहना चाहिए भाई अपवर्तित किरण कौन सी है। अपवर्तित किरण कौन सी होगी? क्यू से आर, भाई अंदर अपवर्तित हुई है ना, तो क्यू आर क्या हो गई? अपवर्तित किरण। अब आपको निर्गत किरण पूछेगा, निर्गत किरण कौन सी है? निर्गत किरण, तो निर्गत किरण कौन सी होगी? आर से बाहर निकले, यहाँ आर एस दे देना, ठीक है ना। तो आर एस क्या है? निर्गत किरण है। उसके बाद में आपको पूछे अपवर्तन कोण, क्या पूछे? अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कौन से बेटा? R1 व R2 क्या है? अपवर्तन कोण है, दोनों के मान इक्वल होंगे बेटा। इसके बाद में आपको पूछ ले आपतन कोण, आपतन कोण या निर्गम कोण, निर्गम कोण। तो आपतन कोण को किससे दर्शाओगे? I1 या I2, और इसके साथ में I2 के साथ में निर्गम कोण क्या होगा? E होगा, ठीक है। अब इसमें ही पूछ ले आपको विचलन कोण को किससे डिनोट किया है बेटा? अभी पढ़ा आपने, आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। तो विचलन कोण को डेल से व्यक्त किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको पूछ ले प्रिज्म कोण, क्या पूछ ले? प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण की परिभाषा कल अपन ने पढ़ी थी, कल के वीडियो में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अपवर्तक, दोनों अपवर्तक फलकों के मध्य बनने वाला कोण, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक फलकों के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विचलन, प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है, और इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ये हो गया अपना प्रिज्म कोण, ठीक है। ये थी बेटा आपकी जनरल इंफॉर्मेशन प्रिज्म से विचलन की। अब अपन बात करेंगे आगे आपतन कोण, प्रिज्म कोण और विचलन कोण में संबंध पढ़ेंगे बेटा। हाँ बेटा, अब अपन चर्चा करते हैं आपतन कोण, विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध क्या होता है। आपतन कोण, विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध क्या होता है। तो देखिए बेटा, अपन ने ये पढ़ रखा है, प्रिज्म से विचलन की क्रिया हो रही है, ये प्रिज्म कोण है। यहाँ पर देखिए ये विचलन कोण है, दोनों किरणों की दिशाओं के बीच में बनने वाला, और ये आपतन कोण है, ये और ये इधर, ठीक है। आपतन कोण, विचलन कोण और प्रिज्म कोण में रिलेशन की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज ओ क्यू आर आपको दिख रही है ना, ये त्रिभुज देखिए बेटा, त्रिभुज ओ क्यू आर दिख रही है ना। संबंध निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? त्रिभुज क्यू ओ आर में डेल बहिष्कोण है, डेल बहिष्कोण है, अतः देखिए बेटा त्रिभुज ओ क्यू आर में ये जो डेल है ये बहिष्कोण है। और बहिष्कोण का क्या मतलब होता है? बहिष्कोण दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप लिख दीजिए यहां बहिष्कोण का ना कोण डेल, या डेल बराबर आप लिख देना डेल बराबर कोण ओ क्यू आर, ओ क्यू आर प्लस
ओ क्यू आर प्लस कोण ओ आर क्यू, यही है इसके दोनों अंतर्विमुख, एक तो कोण ये और एक तो कोण ये, कोण ओ आर क्यू। अब देखिए बेटा अपने पास इसका भी मान नहीं है और इसका भी मान नहीं है। फोकस कीजिए, आप गौर कीजिए बेटा। देखिए ये जो किरण है और ये है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण मान में बराबर होते हैं, यानी ये जो पूरा कोण है इस I1 के बराबर है और ये जो पूरा कोण है इस EK I2 के बराबर है। तो आपको इतना तक कोण मान ज्ञात करना है, तो I1 में से R1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा और I2 में से R2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए, चूंकि कोण ओ क्यू आर समझ में नहीं आए तो दोबारा समझ लेना, दो तीरे रेखाएं काटे परस्पर तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण मान में बराबर होते हैं। इसका मान I1 है, इसका मान I1, इसी का निकालना है आपको, तो I1 में से R1 घटा देंगे तो आ जाएगा ना। तो इसके बराबर आएगा I1 माइनस R1। साथ ही मैं लिख लेता हूं कोण ORQ का, तो ORQ का क्या आएगा, I2 में से R2 घटा दोगे तो ये माना जाएगा I2 माइनस R2। ठीक है, मान रख लीजिएगा बेटा, मान रखिए तो क्या होगा, डेल इज इक्वल, इसकी जगह मान I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, R को एक जगह I को एक जगह, तो क्या लिखोगे, डेल इज इक्वल I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। यहां तक समझ में आ गया होगा लाडलो। I1 प्लस I2 माइनस को ले लिया तो R1 प्लस R2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर दे देना फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट। अब पुनः है यहीं से कर लू क्या, चलो तो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग। पुनः है त्रिभुज, आपकी बारी लेनी है AQR, पुनः है त्रिभुज AQR से, अरे समझ गए ना, ध्यान दे, शांत रहे बेटा। AQR से क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो क्या लिखोगे, कोण QAR प्लस कोण AQR प्लस कोण ARQ बराबर 180 डिग्री। देख लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण है, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज है, कोण A, कोण Q, कोण R, तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। अब देखिए बेटा अपने पास इसका मान नहीं है, इन कोणों के मान नहीं है ना भाई, ये हो गया AQR, इसका मान भी नहीं है, और AQR इसका मान भी नहीं है, और ARQ का मान भी नहीं है। ये तो प्रिज्म कोण है, तो इसको तो मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए बेटा आप चूंकि लगा के लिख लेना, कोण QAR यानी प्रिज्म कोण को तो A से डिनोट कर देना, कैपिटल A से। अब यहां पर आपको AQR इज इक्वल क्या होगा, तो देखिए बेटा ये जो कोण है ना, ये AQO, इसकी जगह क्या लिखोगे, कोण AQO माइनस AQO में से आप घटा दोगे ये RQO डैश, RQO डैश घटा दिया ना भाई, AQO डैश में से RQO डैश घटाया तो अपने पास AQR का मान बच जाएगा ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कोण AQR इज इक्वल, AQO डैश का मान क्या है बेटा, 90 डिग्री। अभिलंब पृष्ठ पर लंबवत पड़ती है तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और इस कोण का मान क्या है, R1 है, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, R1 हो जाएगा। ठीक है, आगे कोण ARQ इज इक्वल, ARQ इज इक्वल क्या होगा, कोण ARO डैश, कोण ARO डैश माइनस QRO डैश, कोण QRO डैश। तो कोण ARQ बराबर क्या होगा बेटा, समझते रहिए। ARO डैश का मतलब 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री माइनस इस कोण का मान क्या होगा, QRO डैश का R2,
ये जो मान है आप लोगों को पुट करने हैं इस इक्वेशन में, तो रख दीजिए इसका मान a प्लस ए क्यू आर का मान 90 माइनस R1 प्लस ए आर क्यू का मान 90 माइनस R2 इज इक्वल 180। अब 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा। तो a माइनस R1 माइनस R2 प्लस 180 इज इक्वल 180। 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूं माइनस का, तो माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल क्या होगा 0। ये इधर माइनस का उधर जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो a इज इक्वल R1 प्लस R2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, आ गया ना समझ में। अब क्या करोगे, R1 प्लस R2 का मान अपने पास आ गया, R1 प्लस R2 अपने पास यहां पड़ा है। तो ये विचलन कोण है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये प्रिज्म कोण है। हमें रिलेशन किस में निकालना है? आपतन कोण, अब प्रिज्म कोण और विचलन कोण में रिलेशन निकालना है। तो आगे क्या करोगे बेटा, यहां पर कर लीजिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखोगे तो R1 प्लस R2 की जगह क्या रखोगे, a रखोगे। तो क्या आएगा, डेल इज इक्वल I1 प्लस I2 माइनस a आ गया ना। इसकी जगह आप क्या रखोगे, a रखोगे। तो ये क्या आया बेटा अपने पास, प्रिज्म कोण, आपतन कोण और विचलन कोण में रिलेशन। ये है विचलन कोण, यह है आपतन कोण, यह है प्रिज्म कोण। यदि आपको पूछ लिया जाए आपतन कोण, प्रिज्म कोण और विचलन कोण में रिलेशन परिकलित कीजिए, तो आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है, पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है। तो आपको यहां से ये पता चलता है कि विचलन कोण किन पर निर्भर करता है, विचलन कोण की निर्भरता किस पर है। तो विचलन कोण किस पर निर्भर करता है बेटा, आपतन कोण पर निर्भर करता है। यहां से नीचे नोट लगा के लिख देना, विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। ये था अपना डेरिवेशन, आपतन कोण, विचलन कोण और प्रिज्म कोण में रिलेशन। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे 2 बार देखिए, रिवर्स कीजिए, फिर देखिए, रिवर्स कीजिए, फिर कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, BSCR के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे 2-3 बार देखिए और बढ़िया रिकवर कीजिए। यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अच्छा ट्रिक आपको दूंगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए बेटा, आपको आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य कभी कभार ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप कर लीजिए। आपतन कोण एवं विचलन कोण में आरेख, आपतन कोण और विचलन कोण में आरेख पूछ लिया जाता है। तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना है। ये तो एक्स एक्सिस खींच दिया, ये वाई एक्सिस खींच दिया, यहाँ पर मूल बिंदु आ गया। और एक्स एक्सिस पर लोगे आप विचलन कोण, क्या लोगे, विचलन कोण। और वाई एक्सिस पर लोगे आप आपतन कोण, क्या लोगे, आपतन कोण। ठीक है, दोनों एक्सिस पर ले लिया। अब जो ग्राफ खींचोगे ना, आपको ये वक्रीय रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी, वक्रीय रेखा प्राप्त होगी। यहाँ पर जो विचलन आपको प्राप्त होगा ना, वह न्यूनतम विचलन डेल एम प्राप्त होगा। क्या होगा, न्यूनतम विचलन डेल एम प्राप्त होगा। तो यदि आपको पूछा जाएगा आपतन कोण विचलन कोण में आरेख खींचे, तो आपको इस प्रकार से आरेख बता देना है। अब अपन चर्चा करते हैं साहब, न्यूनतम विचलन होता क्या है, न्यूनतम विचलन होता क्या है। तो देखिए बेटा, न्यूनतम विचलन क्या होता है, न्यूनतम विचलन, हेडिंग लगाए, न्यूनतम विचलन। कभी कभार पूछ लिया जाता है, न्यूनतम विचलन को समझाइए कि न्यूनतम विचलन क्या होता है। तो देखिए बेटा, आपतन कोण का मान भाई विचलन किस पर निर्भर करता है, विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो आपतन कोण का मान जैसे जैसे अपन बढ़ाया जाए, आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाया जाए, वैसे वैसे जो अपवर्तित किरण है ना, वह समांतर होती जाती है। किसके आधार फलक के,
और आधार फलक के बिल्कुल समांतर हो जाती है आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण आधार फलक के समांतर हो जाए, उस स्थिति में विचलन न्यूनतम होता है। उस स्थिति में विचलन न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम विचलन की आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपको लिखना होगा बेटा आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान। देखिए बेटा विचलन कोण की परिभाषा आप लिखोगे ना, विचलन कोण की परिभाषा, तो क्या लिखोगे, आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण का मान घटता है तथा एक न्यूनतम मान के बाद फिर बढ़ने लगता है विचलन कोण के। इसी न्यूनतम मान को अपन क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कहते हैं। ठीक है ना भाई। जैसे जैसे अपन आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो जो रेखा है समांतर हो जाती है। देखिए यहां न्यूनतम विचलन की परिभाषा मैं आपको लिख के बता देता हूं। आपतित किरण यानी अपवर्तित किरण यदि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण आधार फलक के समांतर हो जाती है, यह स्थिति न्यूनतम विचलन कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूनतम विचलन कहलाती है। ठीक है, तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण आधार फलक के समांतर हो जाती है क्या कहलाती है, यह स्थिति न्यूनतम विचलन कहलाती है। ठीक है ना। अब यदि न्यूनतम विचलन कोण को परिभाषित करवा ले, आपको ये पूछ ले कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण, तो परिभाषा इसकी भी लिख लीजिए बेटा। आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ, आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ, शब्दों पे फोकस कीजिएगा बेटा। आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ, आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण का मान घटता है, साथ साथ विचलन कोण का मान घटता है, विचलन कोण का मान घटता है। समझिएगा, आपतन कोण इधर था भाई, ये आपके पास प्रिज्म थी, प्रिज्म ये आपतन कोण था, ये इसका मान बढ़ने के साथ साथ जो ये विचलन कोण था दोनों की दिशाओं के बीच में, इसका मान घटता है। आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण का मान घटता है, और एक न्यूनतम मान यानी आपतन कोण के एक न्यूनतम मान के बाद, और आपतन कोण के एक न्यूनतम मान के बाद बढ़ने लगता है भाई। यहां पर आप तो इसको बढ़ाते जाएंगे, एक न्यूनतम मान ऐसा आएगा, उसके बाद में विचलन कोण का मान वापस बढ़ने लगता है। विचलन कोण का यही मान, विचलन कोण का यही न्यूनतम मान, मैं समझा रहा बड़ा समझते रहिए, यही न्यूनतम मान न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, तो आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ, समझिएगा, आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण का मान घटता है, और आपतन कोण के एक न्यूनतम मान के बाद, यानी आपतन कोण के न्यूनतम मान के बाद में विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। विचलन कोण का यही न्यूनतम मान न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। अब आपको न्यूनतम विचलन कोण को डेल से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब इससे यह पूछ ले तो यह लिखोगे न्यूनतम विचलन कोण को, इसे डेल एम से व्यक्त किया जाता है, इसे डेल एम से व्यक्त किया जाता है। न्यूनतम विचलन कोण को किससे व्यक्त करते हैं बेटा, डेल एम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये पूछ लेगा न्यूनतम विचलन की स्थिति कब प्राप्त होती है, तो आपतन कोण का मान निर्गम कोण के मान के बराबर होना। देखिए बेटा
E इज इक्वल आई हो, यानी निर्गम कोण का मान आपतन कोण के बराबर हो तो न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है, न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है। यानी E बराबर आई हो या निर्गम कोण का मान आपतन कोण के बराबर हो तो न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है। और इस कंडीशन में अपवर्तित किरण, इस स्थिति में E बराबर आई हो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, आपको यहां पर यह भी लिख लेना है नोट लगा के, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित किरण आधार फलक के समांतर हो जाती है, आधार फलक के समांतर हो जाती है, आधार फलक के समांतर हो जाती है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित किरण आधार फलक के समांतर हो जाती है। दोनों बातें ध्यान रखने का। न्यूनतम विचलन की स्थिति कब प्राप्त होगी? जब आपतन कोण का मान निर्गम कोण के बराबर होगा और उस स्थिति में जो अपवर्तित किरण है वह आधार फलक के समांतर हो जाती है, वह आधार फलक के समांतर हो जाती है। अब बात करते हैं बेटा प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक सूत्र किस प्रकार से हमें परिकलित करना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक सूत्र परिकलित कीजिए, तो आपको क्या करना है, यह बात तो आपको समझनी है, वैसे आप समझ चुके हो। सर्वप्रथम प्रिज्म लेते हैं और इस प्रिज्म का कोई ना कोई अपवर्तनांक होगा। जिस पदार्थ की प्रिज्म बनी हुई है ABC, इस पदार्थ के लिए अपवर्तनांक सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपतित किरण, यह आपतित किरण हो गई PQ, अभिलंब खींच दिया, ये हो गई न्यूनतम विचलन की स्थिति में बनाएंगे I1 है, ये अपवर्तित किरण हो गई, R पर पहुंच गई, उसके बाद में विचलन हो जाएगा। ये कौन सी किरण होगी? निर्गत किरण। कौन सी किरण होगी? निर्गत किरण। यहां पर भी अभिलंब खींच देना बेटा, खींच दिया अभिलंब, ठीक है ना। अब देखिए दोनों अभिलंब, यहां पर R1 बनेगा, यहां पर R2 बनेगा, यहां पर I2 या E बनेगा। आपतित किरण की दिशा और निर्गम किरण की दिशा, ये निर्गम किरण की दिशा, ठीक है ना। आपतित किरण की दिशा और निर्गम किरण की दिशा के बीच में यहां जो उत्पन्न होता है वह विचलन होता है, इसको अपन क्या कहेंगे? न्यूनतम विचलन। बाय I1 इज इक्वल I2 होगा। जहां आप लिख देना, जहां I1 इज इक्वल I2 या E, ठीक है ना। उस कंडीशन में विचलन क्या होगा? न्यूनतम विचलन होगा। यह आपका प्रिज्म कोण A है। यहां पर O डिनोट कर देना और यहां पर O डैश डिनोट कर देना। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक सूत्र ज्ञात करना है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक सूत्र ज्ञात करना है। तो ये सूत्र ज्ञात करने के लिए आरेखा अनुसार क्या करोगे आप? सबसे पहले स्नेल के नियमानुसार स्नेल का नियम क्या कहता है बेटा? किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल म्यू। इक्वेशन नंबर दे देना फर्स्ट। उसके बाद में देखिए अपने पास बेटा त्रिभुज बन रही है, ये अरे बन रही है ना ये त्रिभुज। तो करना अब त्रिभुज क्यों O डैश R से तीनों कोणों का योग क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो R1 प्लस R2 प्लस कोण O डैश इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि I1 इज इक्वल I2 है, तो R1 बराबर भी R2 ही होगा। R1 बराबर R2 होगा। तो यहां लिख दीजिए चूंकि R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल स्मॉल r, तो स्मॉल r प्लस कोण O डैश इज इक्वल 180। तो 2r इज प्लस कोण O डैश इज इक्वल 180।
इक्वेशन नंबर दे देना 2, इक्वेशन नंबर दे देना 2। ये इस त्रिभुज से हो गया। आगे करना बेटा, पुनः है चतुर्भुज। ये देखिए चतुर्भुज बन रहा है अपने पास। पुनः है चतुर्भुज ए क्यू ओ डैश आर से। चतुर्भुज के देखिए ये कोण और ये कोण इज इक्वल है। कोण ए क्यू आर, ए क्यू ओ डैश इज इक्वल कोण ए आर ओ डैश बराबर 90 डिग्री। भाई ए क्यू ओ डैश और ए आर ओ डैश, ध्यान दे चतुर्भुज के कोण ए क्यू ओ डैश और कोण ए आर ओ डैश अभिलंब लंब है, तो अभिलंब तो 90 डिग्री के रूप में दो पृष्ठ को दो भागों में बांटती है, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री हो जाएंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है बेटा? 360 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण ओ डैश इज इक्वल 360। ध्यान रहे ये जो क्यू लिखा है मैंने ए क्यू ओ डैश है और आर जो लिखा है ए आर ओ डैश है, ओ डैश जो लिखा है क्यू ओ डैश आर है। तो कोण ए प्लस इसका मान 90 डिग्री, आर का मान 90 डिग्री, ओ डैश बराबर 360। ये कितना हो गया बेटा? 180। तो ये लो 180 प्लस कोण ओ डैश इज इक्वल 360। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण ओ डैश इज इक्वल 360 माइनस 180। तो कोण ए प्लस कोण ओ डैश बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर आ गया 3। अब ये समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना कीजिए बेटा। ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो क्या लिखोगे? समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, 2 और 3 की तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा, यानी 2r प्लस कोण ओ डैश इज इक्वल कोण ए प्लस कोण ओ डैश। ओ डैश से ओ डैश कट जाएगा ना, अपने पास क्या बचेगा? 2r बराबर कोण ए। दो गुणा में उधर जाके भाग में, तो स्मॉल r बराबर कोण ए बटा 2। ठीक है, ये स्मॉल r का मान आ गया, इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब हमें i का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? i का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, अपने पास त्रिभुज आ रही है ये, और इस त्रिभुज में ये बहिष्कोण है। पुनः है त्रिभुज क्यू ओ आर में बहिष्कोण डेल एम से। यही है बहिष्कोण इसका, और बहिष्कोण अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपन पीछे चले जाएंगे, तो विचलन कोण, आपतन कोण और प्रिज्म कोण में रिलेशन पढ़ा था, वहां पर एक डेरिवेशन आपने पढ़ा था। तो डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था ना। न्यूनतम विचलन है तो यहाँ पर डेल एम लिखोगे, और न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 इज इक्वल I2 इज इक्वल I, और R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल स्मॉल r, इसमें पुट कर दोगे तो डेल एम बराबर अपने पास आएगा बेटा I प्लस I माइनस R प्लस R। क्या आ जाएगा? यहां पर देख लीजिए क्या आएगा, मैं यही बता देता बेटा, नीचे थोड़ा अच्छा रहेगा ना। चलो ठीक है, क्या आएगा? डेल एम बराबर 2i माइनस 2r। 2r का मान अपने पास देखिए अभी अभी आया था, नजर फैलाइए, कहीं ना कहीं आया होगा। 2r बराबर कोण ए आया था ना, 2r बराबर कोण ए। तो डेल एम बराबर आ जाएगा 2i माइनस ए इधर का इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल हो जाएगा डेल एम प्लस ए, और i इज इक्वल हो जाएगा डेल एम प्लस ए बाई 2। यह आ जाएगा i का मान, इक्वेशन नंबर दे देंगे 5। यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा। आगे क्या करोगे? स्नेल के नियम में
यानी समीकरण 1 में आर और आई का मान आप रखोगे, आर और आई का मान आप रखोगे। तो बेटा ये पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहां से आउट कर देता हूं और यहीं पर यह पार्टीशन कंप्लीट करता हूं। तो क्या लिखोगे लास्ट में, समीकरण 1 में समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर, मान रखोगे तो क्या आएगा बेटा, म्यू बराबर साइन आई की जगह मान क्या रखोगे, डेल एम प्लस ए अपॉन 2। क्या लिखोगे, डेल एम प्लस ए अपॉन 2 बटा साइन आर का मान क्या लिखोगे, ये पड़ा ए बाई 2। ये जो अपने पास आया है ना बेटा फॉर्मूला, इतना आपने काम किया। उसके बाद में जो फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ है समीकरण 1 में समीकरण 4 व 5 से आपने मान रखा है अपवर्तनांक, म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं, साइन डेल एम अपॉन प्लस ए अपॉन 2 साइन ए बाई 2। यह कहलाता है प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। इस समीकरण को अपन प्रिज्म सूत्र भी कहते हैं। यह समीकरण प्रिज्म सूत्र भी कहलाता है, प्रिज्म सूत्र भी कहलाता है। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रिज्म सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए तो आपको पूरा पाठ करना होगा। यदि आपको पूछ लिया जाए कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक सूत्र परिकलित कीजिए तो भी यही होगा। यह पाठ था बेटा अपना प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक सूत्र। अब अपन बात करते हैं बेटा पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। भाई प्रिज्म पतला है, उसके द्वारा उत्पन्न विचलन की अपन बात करते हैं। तो बेटा हम जानते हैं प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक सूत्र से हम जानते हैं, क्या लिखोगे, हम जानते हैं प्रिज्म सूत्र से या प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक सूत्र से आप लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, म्यू बराबर अभी निकाला है साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। यही होता है ना बेटा, म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बटा साइन ए बाई 2 होता है। ये प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के लिए सूत्र है, आप इसे प्रिज्म सूत्र भी बोलते हो। यदि ये कोण अत्यल्प हो, यदि नीचे लिखना बेटा, यदि डेल एम प्लस ए बाई 2 व ए बाई 2 अति अल्प हो, क्या हो, अति अल्प हो, तो अति अल्प हो उस कंडीशन में यहां पर चूंकि लगा के लिख देना साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 लगभग बराबर होगा डेल एम प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 जो है वह होगा लगभग बराबर ए बाई 2 के। ये मान इसमें पुट करेंगे तो म्यू बराबर आएगा डेल एम प्लस ए बाई 2 बटा ए बाई 2। हर और हर समान है तो हर से हर कट जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे आप करोगे तो म्यू बराबर डेल एम प्लस ए बाई ए आ जाएगा। आप इसे लिख सकते हो म्यू बराबर ए अपॉन ए प्लस डेल एम अपॉन ए लिख सकते हो ना। तो ए से तो ए कट जाएगा, ये लो ए से ए कट गया तो म्यू बराबर 1 माइनस डेल एम अपॉन ए आ गया। ठीक है, अब देखिए ये म्यू इधर माइनस प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेशन में आप समझ लीजिए, डेल एम अपॉन ए इज इक्वल आप कर सकते हो 1 माइनस म्यू। कोई दिक्कत है बेटा, ये इधर आया प्लस का हो गया, ये उधर गया माइनस का हो गया, तो डेल एम अपॉन ए इज इक्वल 1 माइनस म्यू हो जाएगा। ए भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो डेल एम यानी न्यूनतम विचलन कोण बराबर होगा ए गुणा 1 माइनस म्यू, ए गुणा 1 माइनस म्यू। ये था बेटा अपना पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोबारा समझ लीजिए, प्रिज्म सूत्र से म्यू बराबर साइन डेल एम अपॉन प्लस ए अपॉन 2 और साइन ए बाई 2। यदि दोनों कोण अति अल्प है उस कंडीशन में साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 लगभग बराबर डेल एम प्लस ए बाई 2 होगा और साइन ए बाई 2 लगभग बराबर ए बाई 2 होगा। मान अपने यहाँ पुट किया, हर से हर कट गया, डेल एम प्लस ए अपॉन ए आया। इसको अपन लघुत्तम के रूप में नहीं लिखे, खोल के रखेंगे तो ए अपॉन ए प्लस डेल एम अपॉन ए लिख सकते हैं। ए से कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू बराबर 1 माइनस डेल एम अपॉन ए। तो डेल एम अपॉन ए बराबर 1 माइनस म्यू लिख सकते हैं। ए इधर गुणा भाग में, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो डेल एम बराबर ए गुणा 1 माइनस म्यू हो जाएगा।
और ये जो समीकरण है अपना, यही समीकरण पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का जो मान है केवल प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता। आपको नोट लगा के एक बात और लिखनी है बेटा, नोट लगा के एक बात और लिखनी है कि प्रिज्म से जो अधिकतम विचलन होता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, प्रिज्म से अधिकतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, डेल मैक्सिमम बराबर 90 प्लस I2, यानी आपतन कोण का जो फर्स्ट आपतन कोण का मान है वह 90 डिग्री होगा और निर्गम कोण का मान अलग हो जाएगा, माइनस क्या होगा A। यदि आपको ये कहा जाए कि प्रिज्म से अधिकतम विचलन कब होता है, प्रिज्म से अधिकतम विचलन का मान लिखिए, तो प्रिज्म से अधिकतम विचलन के लिए I1 इज इक्वल 90 डिग्री होगा, I1 इज इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी प्रिज्म से मैक्सिमम विचलन कब होगा, जब I1 का मान 90 डिग्री होगा, डेल मैक्सिमम बराबर 90 प्लस I2 माइनस A। ठीक है, आज का पार्ट में बेटा अपन ने पढ़ा प्रिज्म से विचलन क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रिज्म से विचलन की क्रिया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। पूरा वीडियो बेटा आपने देख लिया होगा और वीडियो देखने के लिए, मेरी बात को समझने के लिए आपका बार बार आभार प्रकट करूंगा। आप VS फिजिक्स पॉइंट के साथ इसी प्रकार बने रहिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।